बच्चों सुप्रभात। आज कक्षा 12वीं कोर पाठ्यक्रम हिंदी के पूरक पुस्तक में संकलित आत्मकथात्मक औपन्यासिक कृति से ली गई कहानी नुमा पाठ्य का हम पाठ्यांकन हमने पिछले वीडियो में किया था। आज उस जूझ कहानी के पाठ के प्रश्नों के संदर्भ में चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम जूझ जो औपन्यासिक कृति झाबी का अनुवाद हमारे पास है, हमारे पाठ में संकलित है। यह डॉक्टर आनंद रतन यादव के मराठी पुस्तक झाबी का अनुवाद है। इस झाबी पुस्तक पर साहित्य अकादमी द्वारा सम्मान मिला है, सम्मान प्राप्त है और यह सर्वाधिक मराठी भाषा में चर्चित पुस्तकों में से एक है। इस पुस्तक में एक गवई गांव के, एक देहात गांव के खेतिहर मजदूर वर्ग के जुझारूपन और उसके जीवन गाथा की भोगे हुए जीवन यथार्थ के खुरदुरेपन की कहानी है। जूझ अभिप्राय जीवन संघर्ष, जूझना, जुझारूपन, ये जीवन संघर्ष की आत्म अभिव्यक्ति है और यह एक मौलिक रचना है। ये आनंद रतन यादव जी ने इस उपन्यास झाबी के माध्यम से हमारे जीवन में या किशोरावस्था के छात्र छात्राओं के लिए जो प्रेरणात्मक तथ्य स्पष्ट किए हैं वे अत्यंत आकर्षक, रोचक और प्रेरणादायी हैं। बड़े उत्सुकता से हम उन्हें बोध कर सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बनाने में अमिट योगदान हम उसका ले सकते हैं। बच्चों, आज हम उनके इसी कहानी के बोध प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। आप पहला प्रश्न ये है कि हम जानते हैं कि लेखक पहली बार नापास हुआ था, यानी परीक्षा नहीं दे पाया था, तो दोबारा 5वीं कक्षा में अध्ययन करने के लिए या पढ़ते समय लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, हमें जूझ कहानी के आधार पर बताना है। जूझ कहानी के आधार पर स्पष्ट करें। तो लेखक यहाँ स्पष्ट करता है कि लेखक का 1 साल बेकार हो गया था। पुनः दोबारा गन्ने ईख के पेरे जाने के पश्चात और कार्यक्रम खेतीबाड़ी का संपन्न होने के पश्चात लेखक ने अपने माँ से दोबारा पढ़ने की इच्छा जाहिर की। पढ़ाई के नाम पर उसके दादा बहुत चिढ़ते थे, नाराज होते थे। अतः लेखक और माँ ने एक कार्य योजना बनाई जो दत्ताजी राव देसाई सरकार गांव के मुखिया हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं, उनके पास जाकर और पढ़ने की बात प्रकट करने की इच्छा जाहिर की और माँ बेटे दोनों दत्ताजी राव देसाई सरकार के पास गए और उस कार्य योजना के आधार पर पूरे क्रियाकलाप को बताया। तो बच्चों, हम देखते हैं जो छात्र, उनके पड़ोस के 2 छात्र थे जो उससे निचली कक्षा में थे, 4थी कक्षा में थे, और ये गली के 2 छात्र के अलावा लेखक को दोबारा जब अध्ययन शुरू किया 5वीं कक्षा में तो जानने वाला कोई नहीं था। जिन छात्रों को लेखक कम अक्ल का माना करता था, छोटा समझता था, अब उनके साथ बैठना पड़ा। लेखक के मन में विचार आता है क्यों ना मैं इस कक्षा में या स्कूल में बड़ा हूँ तो मुझे मॉनिटर होना चाहिए। पर ऐसा विचार आने के साथ साथ लेखक के मन में विचार आता है हमको इन उलझनों में नहीं पढ़ना है और जनवरी, फरवरी, मार्च अभी महीने हैं और इन्हीं महीने में हमें पढ़ाई करनी है और अच्छे अंक लाकर पास होना है। और इस तरह विचार आते तो लेखक का ध्यान
मॉनिटर के प्रभाव से या विचार से अलग हो जाया करता था। लेखक यहाँ पर वह जब पहली बार कक्षा में गया तो बड़ा अजनबी सा उसे महसूस हुआ, और जो बैग या थैला लेके गया था बहुत पुराना था, और लेखक देखते हैं कि उसके पुराने सहपाठी जो हैं तो अगली कक्षा में जा चुके थे, और मगर यहाँ पर हम देखते हैं कि लेखक जब वो सहपाठी नहीं रहे और पुराने सहपाठी छूट गए तो लेखक को अपने से 1 साल छोटे छात्रों के साथ बैठना पड़ा। नए लड़कों ने जब पहली बार कक्षा में गए तो नए लड़कों ने उनकी धोती, उनका गमछा, उनका थैला आदि चीज़ों को देखकर बड़ा मजाक उड़ाया। यहाँ तक कि एक शरारती छात्र ने तो उनका गमछा लेकर उछाल दिया, और लेकर उछालने के साथ साथ छीन लिया, और कक्षा अध्यापक की कक्षा शिक्षक की नकल करते हुए उसी तरह वह एक्टिंग करता है, और किस तरह कक्षा अध्यापक यानी कक्षा शिक्षक विषय शिक्षक पढ़ाते हैं, और इस प्रकार से वह नकल करता है। और नकल आरंभ करने के पश्चात जैसे शिक्षक आते हैं और वह गमछा छोड़कर भाग जाता है, और इसके बाद शिक्षक द्वारा पूछे जाने पर रतन जी आनंद रतन यादव जी यानी लेखक बताते हैं मेरा गमछा है, तो फिर वे गमछा लकड़ी से उसे गिरा देते हैं, लेखक ले लेता है। पर चौहान नाम का शरारती बच्चा जो था उसे वे डांटते भी हैं। इस प्रकार से लेखक पहली बार जब यानी स्कूल गया तो दूसरा माहौल था, किंतु कक्षा बदल जाने पर दूसरी बार अपने पुराने सहपाठियों के साथ जाने पर उसको एक नया अनुभव हुआ। दोपहर की कक्षा में, दोपहर के जो छुट्टी होती है अवकाश में, उन्हीं छात्रों में से एक आध छात्रों ने उनकी धोती खोलने का प्रयत्न किया, और लेखक पूरा अवकाश के समय वे दीवार से चिपके हुए बैठे रहे। वे अत्यंत उदासीन और निराश हो गए। उन्हें लगा ऐसी कक्षा में आने से बेहतर तो खेतीबाड़ी कर लेना ही उचित होगा। इस तरह उनको पहली बार बड़ी निराशा लगी, किंतु रात्रि समाप्ति होने के पश्चात उनके मन में पहले तो विचार है कि मैं क्लास नहीं जाऊंगा, कक्षा या स्कूल नहीं जाऊंगा, किंतु सुबह होते ही वे पुनः तैयार होकर स्कूल चले। इस तरह से हम देखते हैं कि लेखक को इस प्रकार से कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लेखक हम देखते हैं कि जूझ कहानी में पिता को मनाने के लिए माँ और दत्ताजी राव ने किस प्रकार उनकी सहायता की, किस प्रकार से वे उसके घर गए। ऐसा यहाँ पर जो चाल चली गई है, जो उन्होंने कार्य योजना बनाई है, क्या पिताजी के विरुद्ध कार्य योजना बनाना सही है? तो इस प्रश्न का जवाब हम ये है, इस प्रश्न का कि लेखक अपने पिता को मनाने के लिए माँ के साथ मिलकर दत्ताजी राव के पास गए, और अपने दादा के संबंध में उन्होंने स्पष्ट बताया। उनकी माँ ने बताया खेती-बाड़ी का काम नहीं करते, और खेती-बाड़ी का काम करने के लिए बच्चे को स्कूल से छुड़ाकर खेती-बाड़ी में जोत दिया है, तथा पूरा दिन दादा गांव में घूमता रहता है, रखवाबाई के यहाँ रहता है और अपनी मौज मस्ती करता है। और इस तरह से पूरी कार्य योजना बनाई गई, और उनकी पूरी शिकायत कर दी गई कि वह अय्याशी करता है, और बच्चे को काम पर लगा दिया गया। पढ़ने लिखने की बात करने पर जंगली सुअर बहेला सुअर जैसे गुर्राता है। और इस प्रकार से दत्ताजी राव के सामने लेखक और उसकी माँ ने पूरे तथ्य एक के बाद एक बिंदु स्पष्ट कर दिए। माँ भी चाहती थी कि बेटा कम से कम 7वीं कक्षा तक तो पढ़े। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि एकमात्र दत्ताजी हैं जो लेखक और लेखक की माँ की सहायता करते हैं,
और दत्ताजी राव द्वारा लेखक के पिता को बुलाकर काफ़ी भला बुरा कहा गया, समझाया गया और इस प्रकार से लेखक की पढ़ाई पुनः जारी हो गई। किंतु दत्ताजी राव के सामने लेखक के पिता कुछ नहीं कह पाते किंतु खाना खाते समय, रात्रि के भोजन के समय लेखक के पिता ने यानी दादा ने स्पष्ट किया, देखो तुम स्कूल जाते हो, सुबह से स्कूल जाओगे और स्कूल से जाने के बाद इस बस्ता लेकर पहले तो तुम्हें खेत में जाना है, 11 बजे तक पानी लगाना है, खेतों के काम करना है, उसके पश्चात स्कूल जाना है, स्कूल से छूट कर सीधे घर आकर और पुनः खेतों में आना होगा। जब ज़्यादा काम होगा तुम्हें नागा भी करना पड़ेगा। और लेखक को ऐसा लगा कि कम से कम मुझे तो घर के कामों से मुक्ति मिलेगी, ये खेती बाड़ी के कामों से मुक्ति मिलेगी और मुझे स्कूल में जाना पड़ेगा। इस बात को लेकर लेखक आनंदित हुआ और पिताजी यानी अपने दादा की सारी बातों को में हामी भर दी। इस प्रकार से हम देखते हैं जूझ कहानी किस प्रकार से ग्रामीण जीवन का चित्रण करती है। यह जूझ कहानी ग्रामीण जीवन का यथार्थ परक कहानी है, चित्रण है, जो गांव के किसान, जमींदार आदि कई वर्ग हैं। लेखक स्वयं कृषि कार्य करता है, उसके पिता बाजार में गुड़ बेचते हैं, बनाते हैं, गन्ना पेरते हैं। चाहे बच्चे हो, महिला हो, वृद्ध हो, सभी को काम करना पड़ता है। और कुछ बड़े जमींदार भी हुआ करते हैं और जिनका गांव में काफ़ी प्रभाव होता था तथा गांव के कृषक लोग और बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर कम ध्यान देते हैं। इस प्रकार ग्रामीणों में गांव में माहौल होता है और गांव के बच्चों के पास कपड़े पहनने आदि के लिए पर्याप्त नहीं होते और इस प्रकार से कम ज़रूरत, कम आवश्यकता पर, कम चीज़ों पर वे लोग अपना जीवन निर्वाह कर लेते हैं और उन्हें घर जाकर घर में सारे काम करना पड़ता है। जो बच्चा स्कूल इत्यादि जाता है तो स्कूल जाने के पूर्व और स्कूल से आने के पश्चात उसे घर या खेती बाड़ी का काम करना होता है। और यह हमारे भारतीय किसान या भारतीय ग्रामीण या भारतीय संस्कृति में या भारत में किसानों की ऐसी स्थिति है। उनके बच्चे दिन रात अथक परिश्रम करते हैं और अथक परिश्रम करने के पश्चात उन्हें भोजन की प्राप्ति होती है। बच्चों, प्रश्न है, लेखक की माँ और उसके पिता की आदतों से वाकिफ थी। लेखक की माँ ने लेखक का साथ किस प्रकार दिया, यानी लेखक की माँ लेखक के पिता की आदतों से परिचित है और लेखक की माँ ने लेखक का साथ किस प्रकार दिया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि लेखक की माँ अपने पति के स्वभाव से पूरी तरह परिचित थी। वह चाहती थी कि उसका लड़का पढ़े, किंतु उसका पति कदापि नहीं चाहता था कि वह लड़का पढ़े। उसने खेती बाड़ी में लगा दिया था और खुद आवारागर्दी, ऐयाशी, मस्ती और यहाँ कहें कि चरित्रहीन किस्म का व्यक्ति था। वह रखमाबाई नाम की एक महिला के घर में पूरा समय गुजारता था और पूरे गांव में मर्डर गश्ती करते हुए इधर उधर भटकता रहता था। अतः इस बात को ध्यान में रखते हुए लेखक की पढ़ाई लिखाई दोबारा चालू हो जाए, यह ध्यान करते हुए लेखक और लेखक की माँ गांव के रसूखदार व्यक्ति या जमींदार यहाँ पर दत्ताजी राव देसाई सरकार के पास गए और उनके पास जाकर पुनः लेखक की पढ़ाई की इच्छा व्यक्त की। दत्ताजी राव देसाई सरकार पढ़ाई कराने के पक्षधर हैं और वे गांव के लोगों या बच्चों की बड़ी चिंता करते हैं, फिक्र करते हैं और उनके जीवन को संवारने के लिए अपना पूरा सहयोग देने के लिए तत्पर हैं। क्योंकि जब देसाई सरकार के पास लेखक और उसकी माँ ने जब दादा की शिकायत की, यानी पत्नी ने अपने पति की शिकायत और बेटे ने अपने पिता की शिकायत की, तो उन्होंने कहा कि
इसके बहुत लड़के हो गए हैं, ये नहीं पढ़ाएगा तो मैं पढ़ाऊँगा, कल से तू स्कूल जाना रे, अब तू इधर उधर कुछ भी मत कर, अगर यह स्कूल नहीं भेजता तो मेरे पास चला आना, सीधे आ जाना। यह इस बात का परिचायक है कि वास्तव में गांव के जो मुखिया या सम्मानीय व्यक्ति होते थे, वास्तव में अपने गांव को या अपने गांव के लोगों को अपनी प्रजा के तुल्य, अपने जनता के तुल्य, अपने अधिकारों का वे दुरुपयोग नहीं करते थे, बल्कि उसके जीवन उत्थान के लिए बहुत सहायता किया करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं मंत्री नामक अध्यापक के संबंध में लेखक ने क्या टिप्पणी की। यह मंत्री नामक अध्यापक के संबंध में बातें बताइए, स्पष्ट कीजिए। मंत्री नामक अध्यापक गणित पढ़ाया करते थे, प्रायः वे छड़ी का उपयोग नहीं किया करते थे। एक काम ना करके आने वाले बच्चों की गर्दन पकड़कर, हाथ से गर्दन पकड़कर और पीठ में धौंस जमा दिया करते थे। इस प्रकार से गणित के शिक्षक मंत्री अध्यापक की दहशत बच्चों में थी, और कुछ शरारती जो बच्चे थे वे हमेशा शांत रहते थे डर के मारे, किंतु पढ़ने वाले बच्चे को सदा प्रोत्साहित करते थे। अगर किसी सवाल का गलत हो जाता तो उसे समझा दिया करते थे। एक आध लड़के जब अगर मूर्खता करते थे तो वहीं पर मारपीट या ठोक ठाक दिया करते थे। इस तरह उनके डर के कारण सारे बच्चे, सारे छात्र पढ़ाई करके आने लगे। बसंत पाटिल कौन था और लेखक की उससे दोस्ती कैसे हो गई? बसंत पाटिल नाम का एक दुबला पतला शरीर धारी एक छात्र जो होशियार था, वह कक्षा सहपाठी था और वह शांत स्वभाव का था। वह पढ़ने में लगा रहता था और वह पूरी तैयारी करके पढ़ने आया करता था। लेखक बताता है कि वह गणित के पूरे सवाल प्राय ठीक करता था तथा ठीक जवाब देता था। यह देखी करके, यह विचार करके मंत्री नामक अध्यापक ने उसे कक्षा का मॉनिटर बना दिया। सबसे पहले लेखक के मन में विचार आता है, मैं यहाँ का वरिष्ठ छात्र हूँ, पूर्व छात्र हूँ, मुझे मॉनिटर होना चाहिए। पर यह विचार आते ही कि मुझे इन तमाम बातों में नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि मुझे पढ़ने पे जोर देना चाहिए। और ऐसा विचार आते ही वह भी पढ़ाई करने लगा। और लेखक जिस तरह से वह बसंत पाटिल अपनी कक्षा में जवाब देने या उत्तर देने का प्रयत्न करता, लेखक उसी तरह से दूसरे दिन किताब कॉपी सहेजना, लिखना, पढ़ना और जवाब देने के लिए तत्पर रहते। देखते देखते लेखक और बसंत पाटिल की दोस्ती हो गई, क्योंकि एक ओर से बसंत पाटिल प्रश्नों का जवाब देता तो दूसरी ओर से लेखक स्वयं दिया करते। इस तरह से लेखक बसंत पाटिल के प्रभाव में आने से वह पढ़ाई करने लगा और पढ़ाई करने के कारण लेखक को कठिन से कठिन प्रश्न उससे सरल हो गए और इस तरह से लेखक को शाबाशी भी मिलने लगी। लेखक कहता है, लेखक का विश्वास पाठशाला के प्रति कैसे बढ़ा, जूझ कहानी के आधार पर बताना है। तो लेखक जब बसंत पाटिल के साथ दूसरे लड़कों के सवाल जांचने का काम करने लगा, क्योंकि लेखक मेहनत करने लगा था, अतः इस प्रकार से बसंत पाटिल से उसकी दोस्ती हो गई और वे एक दूसरे की सहायता से पूरी कक्षा में का काम निपटाने लगे, अनेक काम निपटाने लगे। अध्यापक जो हैं लेखक को आनंद रतन यादव उनका नाम था, आनंदा कह के पुकारने लगे, जो उनकी माँ सिर्फ आनंदा कहा करती थी। यह संबोधन लेखक को अपनेपन का आभास कराया और पाठशाला में आने के कारण उसे स्वयं यह बात सुनने को मिला, अपना नाम सुनने को मिला। और आनंदा से उनकी पहले तो कोई पहचान नहीं थी, पर एक तो बसंत से दोस्ती और दूसरे अध्यापकों का जो प्रेम और स्नेह था। और मराठी शिक्षक जो मराठी विषय पढ़ाते थे, वे काव्य लेख या कविता लिखा करते थे, उनका स्नेह, मराठी शिक्षक सौदेलकर का स्नेह लेखक को बहुत प्रभावित किया
और इस वजह से लेखक का मन पढ़ाई के प्रति जागृत हुआ, रुचि बढ़ी और लेखक मराठी शिक्षक के अनुकूल ही रस, छंद, अलंकार युक्त काव्य रचना करने लगा। और यहाँ तक कि कविता लिखने के पश्चात लेखक का धैर्य जवाब दे जाता था। रात्रि के ही वे अपने सौदेलकर मास्टर मराठी शिक्षक के पास जाते थे, उन्हें कविता दिखाया करते थे, बताया करते थे और उन्हीं की तरह भाव भंगिमा के साथ गुनगुनाने लगे, गाने लगे। अब उन्हें एकांत में बड़ा आनंद आने लगा था। यहाँ पर सौदेलकर जी की विशेषता के बारे में, सौदेलकर क्या हैं? मराठी शिक्षक हैं। सौदेलकर कौन थे? यहाँ पर ये देखें कि सौदेलकर लेखक के गांव के मराठी पढ़ाने वाले अध्यापक थे। वे बहुत अच्छी कविता लिखा करते थे। पढ़ाते समय वे कविताओं में रम जाया करते थे। उनका सुरीला गला था और बढ़िया ही आवाज़ थी तथा रस, छंद, अलंकारों के वे ज्ञाता थे। इस तरह से वे स्वयं कविता या रचना लिखा करते थे। साथ ही साथ अनेक कवियों से मिले हुए संस्मरण या बातचीत, अपने मिलना, उठना, बैठना आदि के बारे में संस्मरणात्मक कहानियाँ सुनाया करते थे। इस तरह से लेखक बताते हैं कि उन्हें अनेक मराठी कविताएं और अंग्रेजी कविताएं याद थी और इस प्रकार से वे भाव भंगिमा, लय आदि के साथ उनका वाचन किया करते थे, अध्यापन कराया करते थे। इस तरह से लेखक की रुचि बढ़ी और हम देखते हैं, लेखक बताते हैं कि माधवी लता जो उनके घर पर लगी थी, लेखक के सामने काव्य रचना करके लेखक को जागृत कर दिया। लेखक को लगने लगा कि ये कवि लोग ये भी मेरी तरह हाड़ मांस के व्यक्ति हुआ करते थे। पहले लेखक को लगता था कि कवि लोग बहुत ऊंची और पहुंची चोटी के या ऊंची चोटी के लोग हुआ करते हैं, सामान्य व्यक्ति कभी नहीं बनता, रचनाकार नहीं बनता। किंतु जैसे ही यहाँ पर लेखक के मराठी शिक्षक ने उनके सामने माधवी लता पर रचना की, कविता बनाई और लेखक को सुनाया, तो लेखक के मन में यह भाव काव्य रचना करने के लिए यहीं से लेखक उत्सुक होता है, प्रेरित होता है। देखिए यहाँ पर हम देखें कि दत्ताजी राव की सहायता के बिना लेखक पढ़ नहीं सकता था। और यहाँ देखिए मैं पात्र यानी लेखक पढ़ नहीं सकता था। स्पष्ट कीजिए, यह बात बिल्कुल सही है कि गांव के देसाई सरकार या दत्ताजी राव की सहायता के बिना लेखक पढ़ नहीं सकता था। यदि दत्ताजी राव लेखक के पिता को नहीं समझाते और लेखक को कभी स्कूल जाना नसीब ना होता तो लेखक अर्ध शिक्षित ही रह जाता। और ये जो कविता, उपन्यास और जो लेखक प्रोफेसर बने, लेखक विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया, विद्यालय, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों से जुड़े, उच्च शिक्षा उन्हें खुद नहीं मिल पाती और उच्च शिक्षा में जाकर अन्य छात्रों का वे मार्गदर्शन भी नहीं कर पाते। आजीवन उन्हें खेतीबाड़ी में काम करना पड़ता और खेतीबाड़ी में काम करते करते उन्हें दरिद्रता भरी गरीबी दुनिया में ही हमेशा उनका जीवन का बोध होता और वहीं वे उनकी जीवन की समाप्ति उसी दरिद्रता में हो जाती। बच्चों, शिक्षा ही एक ऐसा एक अस्त्र है या ब्रह्मास्त्र है जो हर व्यक्ति को बदलने की ताकत रखता है और दुनिया में सब कुछ बट जाता है, किंतु शिक्षा, विद्या, ज्ञान कदापि नहीं बढ़ता। इसीलिए हम कहते हैं कि शिक्षा हमेशा सभी को लेना चाहिए। और इसे संस्कृत साहित्य में शिक्षा को बताया गया है, न चाउर हरियम न चा राजहरियम न चा भ्रताज्य भारजम न चा भार करी व्यय करते वर्धते विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। तो विद्या सभी धनों में श्रेष्ठ है। हम देखते हैं कि जूझ कहानी में सबसे अच्छी
बात आपको क्या लगी, सबसे ज़्यादा प्रेरणादायक कौन सी बात आपको अच्छी लगी। तो जूझ कहानी में लेखक आनंद रतन यादव का जुझारूपन, जूझना, संघर्षशील जीवन ही हमको बहुत उपयोगी और बहुत बेहतर लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और वो लेखक पढ़ना चाहता है किंतु उसके पिता उसके पढ़ने में बाधक हैं। और इस प्रकार से माँ और बेटे ने कार्य योजना बनाकर दत्ताजी देसाई सरकार के पास जाकर पिताजी के ऊपर दबाव डालते हैं। दबाव डलवाकर उसके अध्ययन को सतत जारी रखा। और इस प्रकार से लेखक आर्थिक समस्या और काम के बोझ जो उसको बाधा उत्पन्न किया करते थे, इस तरह से लेखक स्कूल का अजनबी परिवेश भी लेखक को थोड़ा सा परेशान करता है। किंतु लेखक इन विषम परिस्थितियों में स्कूल के प्रथम दिन में अपने जो उसका अपमान हुआ, छात्रों ने जो मजाक उड़ाया, उसकी पगड़ी उछाली, पगड़ी को ले लिया, उसकी मिमिक्री की, नाट्य रूपांतरण किया तथा उस लेखक की धोती खींचने का जो प्रयास किया गया, ये सब चीज़ें लेखक को हतोत्साहित कर दिया। किंतु कहीं ना कहीं लेखक के मन में पढ़ने की जो लालसा है, ललक है, वह लेखक को आगे बढ़ा देती है और लेखक के जीवन को बेहतर बनाने में अमिट योगदान देती है। कविता के प्रति रुचि जगाने में शिक्षक की भूमिका जूझ के आधार पर लिखिए। जूझ कहानी में लेखक के मन में कविता रचने की प्रेरणा शिक्षक मराठी सौदेलकर से मिली। वस्तुतः शिक्षक का बड़ा दायित्व होता है जो अपने पाठों में काव्य, रस, छंद, अलंकार का ज्ञान अपने बच्चों को कराए, सभी चीज़ों की जो विधाएं हैं सबकी जानकारी दे। तथा शिक्षक को चाहिए छंद, अलंकार, रस आदि, लय, ताल आदि से काव्य का रसास्वादन बच्चों को कराए और बच्चों को, जिससे बच्चों के मन में सुनने और कुछ करने की इच्छा जागृत हो। यदि कोई बच्चा तुकबंदी करता है, कोई कुछ लिखता है तो उसे प्रोत्साहित करे। और इस प्रकार से शिक्षक द्वारा प्रोत्साहन किया जाना तथा उसे पाठ्य वस्तु, विषय वस्तु, व्याकरण, लय, छंद, अलंकार की जो भी त्रुटियां हैं उन कमियों का निराकरण करना चाहिए। और इस तरह से लेखक के मन में, लेखक के अंदर मास्टर सौदेलकर मराठी शिक्षक के द्वारा काव्य रचना करने के लिए, एक साहित्यकार को जन्म देने के लिए अपना अभूतपूर्व योगदान देते हैं। बच्चों, जूझ कहानी की शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। जूझ कहानी का शीर्षक पूर्णतः उपयुक्त है, सार्थक है, जिसमें एक किशोर बालक के देखे हुए गवई गांव है जहां चारों तरफ समस्याएं ही समस्याएं हैं। उस परिवेश में खुरदुरे यथार्थ को भोगे गए जीवन यथार्थ और रंगारंग परिवेश का अत्यंत ही विश्वसनीय पूर्णवक गाथा लिखी गई है। जूझ यानी संघर्ष, जुझारूपन जीवन संघर्ष की आत्मकथात्मक कहानी है, आत्मकथात्मक खुरदुरा यथार्थ है। और इस तरह से एक किसान अपने घर में, एक निम्न मध्यम वर्गीय ग्रामीण किसान अपने घर में जूझते, संघर्ष करते हुए उसके बच्चे किस तरह आगे बढ़ते हैं, इसकी अनूठी झांकी हमारे सामने प्रस्तुत की गई है। कहानी का नायक जो लेखक आनंद रतन यादव हैं, किस तरह कदम कदम पर हर पल जीवन संघर्ष करते हुए, जीवन की चुनौती को प्राप्त करते हुए, जीवन की चुनौती को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम लेखक की चुनौती यही है कि लेखक के पिता उसे पढ़ाना नहीं चाहते, किंतु माँ चाहती है कि बेटा थोड़ा शिक्षित हो जाए, कम से कम 7वीं कक्षा तक पढ़ ले। तो लेखक की माँ और लेखक ने दोनों ने कार्य योजना बनाई
और सौदेलकर जो गांव के मुखिया उनके पास गए और उनसे परामर्श ली, उनसे सहायता मिली और लेखक का स्कूल जाना निर्धारित हो गया। और स्कूल गए जब लेखक तो पहले दिन उनके मोहल्ले के 2 छात्रों के अलावा कोई ही उन्हें नहीं जानता था। पूरा स्कूल अजनबी लगता था। अब घर जो स्कूल में कक्षा में जो घटना घटी, पकड़ी खींचा जाना और टेबल पे रख देना और लेखक का मजाक उड़ाना, दोपहर के वक्त अवकाश के समय लेखक की धोती खींचे जाना, ये लेखक को निराश कर देती है। किंतु लेखक के अंदर कहीं ना कहीं एक बात है कि लेखक के मन में ये विचार आता है। गांव का एक व्यक्ति था, लेखक कहते हैं अगर मैं पढ़ लिख गया तो ये गांव का जो पड़ोस का कोई व्यक्ति है उनका नाम लेकर लेखक पड़ोसी को ध्यान देते हुए कहते हैं, उनका नाम लेते हुए कहते हैं कि अगर पढ़ लिख गया तो उसकी तरह मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा, नहीं तो खेती बाड़ी में मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। अतः लेखक के जीवन संघर्ष को बयां करती हुई ये यथार्थवादी आत्मपरक आत्मबोध शैली में लिखी गई ये कहानी है, जो वस्तुतः जूझ यानी संघर्ष को, चरित्र संघर्ष को वास्तविक रूप से बयां करती है, सार्थक बनाती है। धन्यवाद।